हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 30 अक्टूबर। आज 30 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज उन क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा। देखते हैं इन कौन कौन से आज आपके लिए सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को लेके आया जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग लगातार वीडियो को पूरा देखिएगा। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड शुरू किया। तमिलनाडु के सीएम एडापड्डी पलानीस्वामी ने हाल ही में लॉ कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले वकीलों को 2 साल हेतु 3,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड लॉन्च किया। लॉ फ्रेशर को बार काउंसलिंग में पंजीकरण के बाद अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने से 3 से 4 साल बाद वह वरिष्ठ अधिवक्ता के तहत प्रैक्टिस में समय लगता है, जिससे उन्हें पेशा बदलने को मजबूर होना पड़ता है। इसका उद्देश्य शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में नए उम्मीदवारों को मदद करना है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो जाते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये याद रखना है कि ये यंग एडवोकेट वेलफेयर जो फंड है ये आपका कहाँ पे शुरुआत किया गया है, तो ये तमिलनाडु में आपका शुरुआत किया गया है। यहीं पे अगर हम तमिलनाडु के सीएम की बात करते हैं तो तमिलनाडु के सीएम है पलानीस्वामी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो लॉ कॉलेज से स्टूडेंट होते हैं वो पढ़कर निकलते हैं, तो उनको इसके बाद में क्या होता है, ना तो उनके पास कोई जॉब होती है और ना जॉब होने के कारण से क्या करते हैं, उसमें कई लोग अपने इस प्रोफेशन को क्विट कर देते हैं, यानी कि वहाँ पे छोड़ देते हैं और आगे अपने लिए को नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे इसी को देखते हुए क्या किया गया है, 2 साल के लिए 300 रुपये, एक तरीके से 300 रुपये इनको क्या दिया जाएगा, मासिक फंड दिया जाएगा। और इस योजना का नाम क्या है, यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड है। यहीं पे अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, 3 से 4 साल शुरुआती दौर में क्या होता है कि कुछ लोगों प्रैक्टिस करते करते छोड़ देते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड है, ये कहाँ पे शुरुआत किया गया, तमिलनाडु में शुरू किया गया। और इसके सीएम की बात करते हैं तो सीएम इसके कौन हो जाएंगे, एडापट्टी पलानीस्वामी, ठीक। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि कितने साल के लिए, 2 साल के लिए योजना लॉन्च की गई है, जिसमें क्या होगा, 3,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जो आपके लॉ कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने के बाद में जिन लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड हो पाती है, जो लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने जेबीआईसी अन्य ऋणदाताओं के साथ 1 मिलियन यूएसआईडी का ऋण समझौता किया। तो देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है एसबीआई ने जेबीआईसी, तो जब जेबीआईसी की बात होती है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो इसमें क्या हुआ है कि एसबीआई और जेबीआईसी के बीच में 1 बिलियन डॉलर के क्या हुआ, ऋण समझौते पर आपका हस्ताक्षर हुए हैं। किसके किसके बीच हुआ है, एक तो आपका एसबीआई है और दूसरा क्या हो जाएगा, जेबीआईसी के, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है कि समझौता आपका हुआ है, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा कि इस समझौते के तहत क्या होगा कि करीब समझौते के अनुसार जेबीआईसी ने 600 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण करना होगा, जबकि शेष अन्य प्रतिभागियों को एसएमबीसी और एमयूएफजी बैंक, मिजुओ बैंक, शिजुओका बैंक और बैंक आमा योकोहामा द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। तो जितने भी आपके यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ये सब आपके जापानी नाम हैं, ठीक है। शिजुओका हो गया, मिजुओका हो गया, तो ये उसी से रिलेटेड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एसबीआई पहली बार जेबीआईसी के साथ लोन हेतु समझौता कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एसबीआई के साथ में अभी हाल ही में पहली बार समझौता किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेबीआईसी हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करते हैं एसबीआई के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये कौन है, ये है दिनेश कुमार खारा। तो इसमें आपको कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं, फैक्ट याद रखने कि एसबीआई ने जेबी से समझौता किया, वो कितने का किया, तो 1 बिलियन
डॉलर का यहाँ पे समझौता किया गया। इसमें क्या होगा कि इसके साथ समझौते के साथ साथ क्या हुआ कि इसमें व्यवसाय को संचालन हेतु धन के सुगम प्रवाह को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जितने भी आपके व्यवसाय हैं उनको क्या किया जाएगा, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एसबीआई ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ क्या किया है, समझौता कर लिया। और ये समझौता एसबीआई ने सबसे पहली बार समझौता किया है। यानी कि तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अगर एसबीआई के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विदेशी व्यापार के 19वें एससीओ मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। भारत ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्री और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक की मेजबानी की। यह बैठक आर्थिक क्षमता का लाभ उठाने और उन साझेदारियों को पता लगाने हेतु आयोजित की गई जो क्षेत्र में व्यापार व निवेश को बढ़ाते हैं और दवाओं तक पहुंच हेतु अधिक से अधिक सहयोग करते हैं। इसमें एससीओ के महासचिव और किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है कि भारत ने क्या किया, एससीओ के साथ में एक तरीके से क्या है, एक 19वीं बैठक यहां पे की हुई है। इसमें क्या हुआ है और इसमें कौन कौन थे, विदेश मंत्री और विदेश व्यापार की 19वीं बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि यह जो बैठक है ये उन साझेदारियों को पता लगाने हेतु की गई है जो क्षेत्र में व्यापार व निवेश को बढ़ाते हैं। यानी कि आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस किस फील्ड में आपका अच्छा जाएगा, तो उन सभी चीजों को पता करने के लिए आपकी ये बैठक हुई है। और इसमें क्या है, दवाओं तक पहुंच हेतु अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। यानी कि जो भी आपका मेडिकल फील्ड में है उन चीज़ों को और पता करने के लिए ये आपकी बैठक संपन्न हुई है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन एससीओ के महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया है, तो किर्गिज गणराज्य हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने यहाँ पे भाग लिया है। ठीक है, हाँ याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी हाल ही में उन एससीओ के साथ में कौन सी बैठक संपन्न हुई है, तो आपको याद रखना उसका आंसर क्या हो जाएगा, 19वीं बैठक संपन्न हुई है। और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, तो विदेश मंत्री और जो भी विदेश मंत्री होते हैं उन सभी ने क्या किया, यहाँ पे भाग लिया। इनमें कौन कौन सचिव थे, तो ये आपका किर्गिस्तान गणराज्य हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान मंत्रियों के साथ में यहाँ पे बैठक की गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम ने प्रदूषण की शिकायतों के निवारण हेतु ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए नागरिक प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को सरकार के ध्यान में ला सकते हैं। नागरिक में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं और उन्हें ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। ऐप स्थान की पहचान करेगा और शिकायत तय समय सीमा में संबंधित विभाग को स्वचालित रूप से भेज कर दी जाएगी। शिकायतों की स्थिति की निगरानी के लिए ग्रीन वार रूम की स्थापना की गई है। तो दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने क्या किया है, ग्रीन दिल्ली एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि जो भी आपके प्रदूषण से फैलाने वाली, यानी कि नागरिक प्रदूषण से या जो भी आपका एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट जितने भी तरीके से आपकी प्रदूषण फैल रहा है उन सभी को रोकने के लिए, उन सभी को निगरानी रखने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है, ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें आप इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि तस्वीरें क्लिक करके आप इस पर वीडियो बनाकर दोनों को अपलोड कर सकते हैं कि जहां पे प्रदूषण है तो उन चीज़ों को क्या होगा, दिल्ली गवर्नमेंट सरकार उन चीज़ों को देखेगी और उस पर अपने काम को अमल करना चाहेगी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही तो उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, और इसी के तहत क्या हुआ है कि एक तय समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके तहत क्या होगा कि आपको उस काम को अग्रसित किया जाएगा। यहीं पे अगर बात करते हैं कि एक ग्रीन वार रूम की स्थापना भी की गई है। ग्रीन वार रूम से मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ से आपका ऐप का जो देख रेख करेंगे कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही, किस क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उन क्षेत्रों में जाकर उन चीज़ों को सही किया जा सके। ठीक है, तो ये जो ग्रीन दिल्ली है ये किसने लॉन्च की है, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यहाँ पे क्या किया है, ये ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में बिजली तक पहुंच एवं बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट। नीति आयोग, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया ने 10 राज्यों के लिए भारत में बिजली तक पहुंच एवं बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट विद्युत वितरण उपयोक्ताओं और सरकार द्वारा संचालित विद्युत योजनाओं द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के अनुसार 92% ग्राहकों ने अधिक आपूर्ति के साथ बिजली के बुनियादी ढांचे को समग्र उपलब्धता की जानकारी दी और 87% को ग्रिड आधारित बिजली तक पहुंच मिली। तो यहां पे क्या है कि एक आपकी रिपोर्ट लॉन्च की गई है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है कि बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट। ये क्या की गई है? लॉन्च की गई है या जारी की गई है। तो इसमें किसने ये रिपोर्ट को जारी किया? ये आपका नीति आयोग ने जारी किया है। और रॉकफेलर फाउंडेशन हो जाएगा और स्मार्ट पावर इंडिया ने 10 राज्यों के लिए भारत में बिजली तक पहुंच बेंचमार्किंग इंस्टीट्यूट की यूटिलिटीज की रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। अच्छा, इस जो रिपोर्ट जारी की है इसमें क्या होगा? ये होगा कि सर्वोत्तम प्रथाओं को ये रेखांकित करेगी। कौन कौन सी उपयोगिताएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, इन सभी को ध्यान में रख के ये रिपोर्ट आपकी लॉन्च की गई है। और इसमें क्या होगा कि ग्राहक जो हैं 92% ग्राहक अधिक आपूर्ति करने वाले यहाँ पे बुनियादी ढांचों को समग्र उपलब्धता जानकारी देते हुए 87% के ग्रिड को आधारित बिजली तक पहुंच मिली है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि नीति आयोग ने क्या किया है? भारत में बिजली पहुंच बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि बांटना। तो 10 राज्यों के लिए ये क्या की है? आपकी योजना को लॉन्च किया है। किसने इस योजना को लॉन्च किया? तो नीति आयोग है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट और यूएस पोस्टल सर्विस के बीच कस्टम डेटा एक्सचेंज हेतु MOU देखते हैं क्या है। डाक विभाग भारत और संयुक्त राष्ट्र पोस्टल सर्विस के बीच पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह वैश्विक डाक ढांचे के अनुरूप डाक वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी को सक्षम करने वाले गंतव्य और उनके आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा के प्रसारण की सुविधा प्रदान करेगा। इससे डाक सेवाओं के प्रदर्शन में सुधार होगा। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो इंडिया पोस्ट है और यूएस पोर्टल है, ठीक है, यूएस पोर्टल का मतलब क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस, जैसा कि आप लोगों को फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका USPS हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका भारतीय डाक है। तो इनके बीच में क्या हुआ है? एक तरीके से एक समझौता हुआ है। तो ये क्या समझौता हुआ? सीमा शुल्क डेटा इलेक्ट्रॉनिक विनिमय समझौता हुआ है। यानी कि जब आप अपनी सीमा से बाहर जाते हैं, यानी जब आप किसी डाक को बाहर भेजते, विदेश में भेजते हैं, तो एक तरीके के सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय का हेतु समझौता यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? सीमा शुल्क निकासी को सक्षम करने वाले गंतव्य एवं उनके आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक डेटा की प्रसारण सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि जो भी आपके विदेश से जो भी डाक आ रहे हैं उनकी देखरेख के लिए वो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ से आया हुआ, इनके बारे में सभी के बारे में चर्चा की गई है और इससे डाक सेवाओं के प्रदर्शन में सुधार होगा। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर इसमें आपका कोई आयोग बनाया जाता है या कोई योजना लॉन्च की जाती है तो इसीलिए देखरेख के लिए बनाई जाती है कि कितना यहाँ पे सक्सेस हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ। किसके किसके बीच? इंडिया पोस्ट और इंडिया जो आपका भारतीय डाक है और यूएस पोर्टल के बीच में क्या हुआ है? एक तरीके से समझौता यहाँ पे हो गया है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश और भारत के बीच हवाई संपर्क शुरू। बांग्लादेश और भारत के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत ढाका से उड़ने वाली 2 उड़ानों के बीच हवाई संपर्क शुरू हो गया है। इस हवाई सेवा का उद्घाटन ढाका के हजरत शाहजल वाई के अड्डे पर किया गया है। यह सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ उन लोगों को मदद करेगा जिन्हें भारत में तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इसके तहत 3 बांग्लादेशी एयरलाइंस विमान बांग्लादेश, यूएस बांग्ला एयरलाइंस और नोवो एयर में भारत के लिए सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेगा। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, हवाई सेवा जो थी ये आपकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये हवाई सेवा उद्घाटन ढाका के हजरत
सहजलाल हवाई अड्डे पर किया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हजरत सहजलाल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित है, तो आप लोगों को क्या बताना, ये ढाका के बांग्लादेश में उपस्थित है, ठीक है। यहीं पे अगर बात करते हैं कि इसमें ये जो स्टार्ट की गई है या सौहार्द संबंधों को यानी कि दोनों के संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या किया गया है, इस योजना को लॉन्च किया, जिन्हें भारत में तत्काल चिकित्सा की सहायता आवश्यकता की थी। इसके तहत क्या किया गया, 3 बांग्लादेश एयरलाइंस विमान और यूएस बांग्ला एयरलाइंस नोवो एयर शुरुआत में यहाँ पे किया गया, 28 उड़ानें संचालित करेगा। यानी कुल मिला के ये एक सप्ताह में कितनी उड़ानें संचालित करेगा, 28 उड़ानें संचालित करेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हवाई संपर्क शुरू हो गया है, और ये कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ, तो हजरत सहजलाल हवाई अड्डे पर किया गया, और ये कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, ठीक है। और एक सप्ताह में कितनी उड़ानें संचालित करेगा, तो 28 उड़ानें यहाँ पे संचालित करेगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल 92 वर्ष में कोविड-19 के कारण अहमदाबाद में निधन हो गया। वे 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में शामिल हुए और जनसंघ के कैरियर से रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने 1995 और फिर 1998-2000 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री बने। वह 6 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 2012 से भाजपा छोड़ा और गुजरात परिवर्तन पार्टी शुरू की, जिसका 2014 में भाजपा में विलय हो गया। और मूल निवासी की अगर बात करते तो ये जूनागढ़ के थे, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो आपके गुजरात के जो पूर्व सीएम थे, गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का क्या निधन हो गया है। ये कितने वर्ष के थे, तो ये आपके 92 ईयर के थे, और किस कारण से, कोविड-19 के कारण इनका अहमदाबाद में निधन हो गया है, ठीक है। यहां से मुख्य क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है कि यहां पे 1945 में ये क्या थे, आरएसएस के प्रचारक के रूप में शामिल हुए थे, और इन्होंने 1995 और फिर 1998-2001 के बीच में क्या किया, मुख्यमंत्री भी बने। ये कहां के, गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और ये 6 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने क्या किया, 2012 में भाजपा को छोड़ दिया था और अपनी एक अलग पार्टी का निर्माण किया था, जिस पार्टी का नाम क्या था, गुजरात परिवर्तन पार्टी थी। और ये क्या था, गुजरात पार्टी कुछ दिन तक चलती रही, दो साल चलने के बाद में ये फिर क्या हुआ, 2014 में लोकसभा के चुनाव के दौरान क्या हुआ, भाजपा में ये सम्मिलित यानी कि पूरी तरीके से ये मिल गए थे, ठीक है। अगर यहीं पे बात करते ये कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके थे जूनागढ़ के, ठीक है। तो मुख्य फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर तो आपको याद रखना, केशुभाई कहाँ के सीएम थे, तो गुजरात के सीएम थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने हैं और ये गुजरात के विधानसभा के सदस्य भी के रूप में कार्य किया। अगर इनकी पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम क्या था, गुजरात परिवर्तन पार्टी था, और जो 2014 में विलय हो गया, ठीक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR CDRI वैज्ञानिक सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 दिया गया। CSIR CDRI के वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध हेतु डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा दिया जाता है और इसमें एक स्कॉल स्मारक पदक और नगद प्रोत्साहन शामिल है। उनका शोध कार्य परिवर्तित थ्रोम्बोस्पोडिन रिपीट SPATR के साथ स्रावित प्रोटीन पर केंद्रित है, जो एक्सेक्सुअल ब्लड स्टोरेज हेतु आवश्यक है, लेकिन मलेरिया परसाइट द्वारा हेपेटोसाइट आक्रमण हेतु आवश्यक नहीं है। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है कि ये कहाँ के वैज्ञानिक है, तो CSIR और CDR के ये क्या है, वैज्ञानिक है। उनका नाम क्या है, डॉक्टर सतीश मिश्रा है, जिनको अभी हाल ही में क्या दिया गया, एक शोध के दौरान। और इन्होंने किस चीज का शोध किया है, तो ये मलेरिया परजीवी पर इन्होंने शोध किया है, और उस पुरस्कार का नाम क्या है, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020, ठीक है। जितने भी पुरस्कार हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका एक से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। और यह पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार आखिर
किसने किया है? राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया प्रदान यानी कि प्रदान किया गया। इसमें क्या क्या होता है? एक स्क्रॉल दिया जाता है, स्मारक पदक और नगद प्रोत्साहन शामिल, यहाँ पे नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इसके मुख्य बिंदु क्या है। यानी कि डॉक्टर सतीश मिश्रा को अभी मलेरिया परजीवी के चक्र के शोध के दौरान क्या है, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 दिया गया है। और ये किसके तहत किए दिया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजार मुस्तैनी अली ने ICCR ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में बांग्लादेश के अंजार मुस्तीन अली ने अपनी कला करते हेतु $1000 का विशेष पुरस्कार जीता। ICCR ने वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता को शुरू की विशेष, इसका शीर्षक क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सपर्ट थ्रू आर्ट, जिससे दुनिया भर से 8000 कलावृत्तियों प्रविष्टियों को आकर्षित किया गया है। 4 वर्गों में प्रत्येक श्रेणी के अंतिम सूची का मूल्यांकन किया गया था। समकालीन कला, लोक एवं जनजाति कला, कार्टून चित्र और डिजिटल है। समझ में आ गया? देखते इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो अंजार, यहीं पे अगर बात करते हैं, अंजार मुस्तीन अली को अभी क्या किया गया है? इनको एक पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार किस में दिया गया? ICCR ग्लोबल आर्ट के तहत इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर यहीं पे अगर बात करते हैं तो इन्होंने कुल मिलाकर $1000 का विशेष पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये देखो कितने छोटे से छोटी सी उम्र में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये। ठीक है, और ये कहाँ दिया गया? इनको ढाका में दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसके शीर्षक की बात करते हैं तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सपर्ट थ्रू, यानी कि कोरोना के खिलाफ इन्होंने एक्सपर्ट जो हैं वो आर्ट के थ्रू उन्होंने दिखाया कि किन चीज़ों को आपको बना सकते हैं, जिसमें दुनिया भर के 8000 से कलाविदों ने आकर्षित किया। और यहीं पे अगर बात करती तो 4 वर्गों को यहाँ पे वरीयता दी गई, जिसमें अंतिम सूची का मूल्यांकन किया गया था। कौन कौन से थे? समकालीन कला था, लोक जनजाति कला, कार्टून और चित्र, डिजिटल एक्सपर्ट था यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया। यानी आप लोग को क्या याद रखना, अंजार मुस्तैन अली को अभी हाल ही में ICCR द्वारा ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता है, जहां पे इन्होंने कितनी राशि को जीता है? $1000 राशि को जीता हुआ है। ठीक है, कितने वर्गों में ये दिया गया? तो 4 वर्गों में दिया गया है, आप लोगों को याद रखना है। और पूरी आपको लगातार वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों पर MSP तय करने वाला पहला भारतीय राज्य बना केरल। ठीक है, तो आपको देखते हैं यहाँ पे इसके मुख्य बिंदु क्या है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसमें सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किया है। साथ ही 1 नवंबर से सब्जियों को 16 किस्मों की फ्लोर प्राइस भी तय की गई है। इस कदम के राज्य में कृषि बढ़ाने की दिशा में किसानों को लक्षित करने की सहायता मिलेगी। MSP सब्जियों को उत्पादन लागत से 20% से अधिक होगा। इसमें नियमित आधार पर बदलाव किया जाएगा। यह केरल स्थानीय स्व सरकारी नियोगों द्वारा समन्वित किया गया, जिससे यहाँ के CM की बात करें तो पिनाराई विजयन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे आपकी जो चीज़ फर्स्ट बार जो चीज़ लागू होती है तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि अगर हम बात करें MSP की, तो MSP आपका करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका क्या किया गया है? इस वहाँ पे लागू कर दिया गया। और ये कब से लागू होगा? 1 नवंबर से 16 किस्म का मतलब है 16 तरह की जो सब्जी होंगी उन पे आपका फ्लोर प्राइस भी तय किया गया है। ठीक है, इस कदम से क्या होगा? इस कदम से राज्य में कृषि बढ़ाने की दिशा में किसानों को लक्षित करने की सहायता मिलेगी। और इसके तहत क्या होगा? सब्जियों की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी सब्जी 40 रुपए किलो है तो उस पर 20% अधिक आपको रुपए देने होंगे, जो ये सरकार डिसाइड करेगी कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो MSP आपको समझ में आ गया होगा कि पहला राज्य आपका बन गया है किस पे? सब्जियों पे लगाने वाला पहला राज्य बन गया केरल। ठीक है, यहीं पे अगर CM की बात करें तो यहाँ के CM क्या हो जाएंगे? पिनाराई विजयन हो जाएंगे। याद रखना है, केरल के लिए आपको याद रहेगा, केरल आपका पहला राज्य बन गया सब्जियों के न्यूनतम मूल्य के लिए। यहाँ पे कितनी 16 किस्म पे आपको फ्लोर प्राइस तय किया जाएगा और सब्जियों के उत्पादन के लिए 20% आपको अधिक देना होगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों को डिजिटल प्रारूप में शिक्षा सामग्री प्राप्त करने की मदद करने के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया है। यह पुस्तकालय गरीब छात्रों को बहुत मदद करेगा जो महंगी किताबें खरीदने में असमर्थ थे। पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी के 134 विषयों से संबंधित 35,000 से अधिक ई सामग्री है। इसे किसी भी छात्र द्वारा मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जहां पे क्या होगा, आपको ऑनलाइन जाकर क्या करना होगा, आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं और पूरी तरीके से जो किताबें महंगी हैं, जो गरीब छात्र इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते, नहीं उनकी चीज़ों कर पाते हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोविड-19 के कारण जितने भी स्कूल हैं वो अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये हिंदी करीब 134 विषयों को यहाँ पे लॉन्च की, 134 विषय संबंधित सामग्री होगी और करीब कितने होंगे यहाँ पे 35,000 यहाँ पे आर्टिकल होंगे। इसे किसी भी छात्र द्वारा मुफ्त में प्राप्त, मतलब कुल मिला के इसमें ये याद रखना है कि डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत अभी कहाँ हुई है, तो उत्तर प्रदेश है। और ये कितने विषय होंगे वहाँ पे, 134 विषय होंगे और 35,000 से अधिक की ई सामग्री वहाँ पे होगी। कोई भी छात्र यहाँ पे लॉगिन करके क्या कर सकता है, इन चीज़ों को, किताबों को, बुक्स को पढ़ सकता है। ठीक है, याद रखना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा मेट्रो ने LGBT समूह को समर्पित किया स्टेशन। समझते जरा क्या है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन MRC ने आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित करने अपने एक स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश वर्मा, नोएडा के विधायक पंकज सिंह और NMRC के प्रबंधक निदेशक ऋतु मैसूरी ने स्टेशन के नए नाम का अनावरण किया, जिसे सबसे पहले सेक्टर 50 के स्टेशन के रूप में जाना जाता था। यह उत्तर भारत में मेट्रो सेवाओं का पहला ऐसा अवसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्यों बनना है अभी आपको बताते समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों। जैसा कि देखो, आप लोगों को फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जितने भी लोग हैं ये क्या है, ट्रांसजेंडर हैं। तो ट्रांसजेंडर समुदाय ने क्या किया है, एक नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्या किया है कि अपने एक स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया, प्राइड स्टेशन रख दिया है। यानी कि आपका क्या है, गौरव स्टेशन। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्राइड का मतलब क्या होता है, गौरव होता है। और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो आपके पूरी तरीके से क्या होंगे, ट्रांसजेंडर होंगे। और जितने भी कर्मचारी ये ट्रांसजेंडर होंगे। ठीक है, यहीं पे क्या है, अगर इसके पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था, सेक्टर 50 इसका पुराना नाम था। ठीक है, तो अब सेक्टर 50 जो है किस नाम से जाना जाएगा, प्राइड स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इसके कौन सांसद थे, कौन, जो आपके गौतम बुद्ध नगर के सांसद थे, नोएडा के विधायक पंकज सिंह और NMRC के प्रबंधक ऋतु मैसूरी। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसका अनावरण किया गया है। और ये देखिए क्या लिखा है, उत्तर भारत में मेट्रो सेवाओं के पहला ऐसा अवसर है जब यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रांसजेंडर को यहाँ पे आपका लागू किया गया है कि ट्रांसजेंडर पूरी तरीके से जो कर्मचारी होंगे वो ट्रांसजेंडर होंगे। ठीक है, याद रखना है कहाँ पे किया गया है, तो ये नोएडा मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगर यहीं पे बात करते हैं नोएडा यानी इसके प्रबंधक कौन है, तो ऋतु मैसूरी ने ये इसको क्या किया, इसका अनावरण किया हुआ है। ठीक है, इसका पहले का नाम क्या था, तो सेक्टर 50 था। सेक्टर 50 के नाम से ही जाना जाता था। और ये उत्तर भारत में मेट्रो सेवाओं के लिए पहला ऐसा अवसर किया गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाज सरिता देवी के जीवन पर बनी फिल्म को पुरस्कार। बॉक्सर लेसराम सरिता देवी के जीवन पर आधारित एक वृत्तचित्र और आई राइज के पश्चिम बंगाल में आयोजित टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता। 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म विजेता निर्माता बोरून थोचोम द्वारा निर्देशित है। इसे पहले 13वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार 2020 में खेल और सर्वश्रेष्ठ आइडियोग्राफी सब पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझते जरा क्या है। तो मुक्केबाज सरिता देवी के जीवन पर बनी फिल्म को पुरस्कार फिर से मिल गया है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है, लेसराम
सरिता देवी, लेसराम सरिता देवी के जीवन पर बनी एक फिल्म, उसका नाम क्या है, आई राइज, जो बंगाल में क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। इसको बेस्ट फिल्म ऑन वुमन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। और अगर यहीं पे बात करते हैं कितनी इसकी ड्यूरेशन है, तो ये 52 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो आपकी क्या है, इसके निर्माता की बात करते हैं वरुण थोचोम द्वारा निर्देशित की गई है। और इससे पहले इसको 13वें मणिपुर राज्य के द्वारा क्या किया गया था, पुरस्कार आपको मिल चुका है। यह आपकी सर्वश्रेष्ठ आइडियोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सम्मानित की गई है। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि मुक्केबाज सरिता देवी पर जीवन जोवनी फिल्म थी, उसको दोबारा से क्या किया गया, पुरस्कार एक बार फिर से प्राप्त हो गया है। और ये पुरस्कार कौन सा दिया गया, बेस्ट फिल्म ऑन वुमन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगर यहीं पे बात करते हैं कितना ड्यूरेशन है, तो आपको 52 मिनट की ये मूवी है। और जिसके डायरेक्टर की अगर बात करते हैं तो वरुण थोचोम द्वारा निर्देशित ये की गई है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ, तो अब इसके बाद में तो आज जितने भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इन सभी की पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और यहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद अगर आपने एक बार पूरा स्टार्टिंग से लेके और अंत तक अगर वीडियो आपने देखा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको यहां से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। और फिर आपको क्या करना है, ये वीडियो को देखने के बाद में एक बार आप लोगों को पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है, तो पूरा का पूरा आपका दिमाग में क्या हो जाएगा, छप जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो, कैसा वीडियो बना, किस में इस क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ क्या करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।